हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। वैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग एनएलएम में भी एक बार पढ़ चुके हैं, बट इन एनएलएम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज जीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी जीरो। सो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन तब हमारे पास इतना डेवलप सेंस नहीं था, हम लोग ज्यादा नहीं सोचते थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो भी जाएगा तो भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, तो भी वो इक्विलिब्रियम में शायद नहीं आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक रॉड है लाइक दिस वन, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर हम लोग ने दो फोर्स लगा दिया। एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, इधर अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, और आपने एक फोर्स लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है, ये भी एफ फोर्स है, एफ फोर्स है। तो एज पर न्यूटन लॉ, न्यूटन के नियम के हिसाब से समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो। तो इस रॉड के ऊपर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं तो जीरो हो गया। वाई डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ जाएगा एफ, एक हो जाएगा निगेटिव एफ, तो ओवरऑल नेट फोर्स हो गया जीरो। पर ये ऑब्जेक्ट, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? बिल्कुल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं हो सकता है, बिकॉज इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर ये हिंज नहीं है तो, और अगर हिंज है तो जिस पॉइंट के अबाउट हिंज होगा उस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को एक बार रीडिफाइन करते हैं, फिर से एक बार डिफाइन करते हैं, और इस बार इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो फॉर इक्विलिब्रियम वीडियो ऑन है किसी का? वैभव कौन है? वैभव। फॉर इक्विलिब्रियम summation of all the forces should be zero. That is the condition number one. And the condition number two is summation of all the torque should be zero. यहाँ तक हम लोग कल के लास्ट क्लास में हम लोग ये कर चुके थे, पढ़ चुके थे। इस पर बेस्ड हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एग्जाम्पल। तो कोई आदमी मुझे उसका डेटा बता देगा, मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ कि कल का एग्जाम्पल था क्या। कल का एग्जाम्पल था कि अगर आपके पास कोई एक वॉल है लाइक दिस वन, और इस वॉल के ऊपर एक डंडे को हम लोग रेस्ट में रख देते हैं। मान लीजिए कि ये डंडा कुछ ऐसा है, और ये डंडा 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। इट विल मेक 45 डिग्री, करेक्ट। इसका कुछ वैल्यू था, व्यू का वैल्यू था, दिस सरफेस वाज रफ, तो इट वाज हैविंग सम काइंड ऑफ व्यू। और ये जो सरफेस था दैट वाज स्मूथ, ये स्मूथ था। अब मुझे कोई बता दे कि इसका मास और लेंथ मैंने क्या बताया था। M, L. दिस इज फॉर A1, M कॉमा L, M कॉमा L, ठीक है। तो अब समझिए, पहली बात हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द नॉर्मल फोर्सेस, व्हाट आर नॉर्मल फोर्सेस या नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। आई होप ये तो सब लोगों ने किया होगा, क्योंकि ये हमने एफबीडी डायग्राम में ही पढ़ लिया था। लेट्स से दिस इज N1 एंड दिस इज N2। अब अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो रॉड स्लाइड कर जाता इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड कर जाता, करेक्ट।
स्लाइड कर जाता। तो इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए वो लगना चाहिए टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इधर की तरफ। ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब ये से फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा कितना सर हेलो, एक्चुअली? हाँ सर, बोले सर ये लेक्चर 4 है बिल्कुल शायद 4 ही है ना। या 5? तुम देख लो ना, सारे वीडियोस अपलोडेड है, उसको पता चल जाएगा। ठीक। देखो हर पर डे हम लोगों का ये एक लेक्चर हुआ है। लेक्चर हम लोग का बर्थडे से स्टार्ट हुआ है, टॉक उसी दिन से स्टार्ट हुआ 4 है। ठीक है। हो उज्जवल गया हो गया। उज्जवल एंगल ग्रुप में सेट किया था, अगर आंख है पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे हो तो उसमें पता चल जाएगा कि एंगल 45 डिग्री पता है। ठीक है, वेरी गुड। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू this friction force will be equals to bu into n1। नॉर्मल फोर्स n1 के बराबर होता है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर होगा हमें इससे मतलब नहीं है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m kg है या 2 kg है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? इस सरफेस के पास। और हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के डिफिनेशन में पढ़े थे कि दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू mu into नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इस वॉल 2 के साथ और इस वॉल 1 के साथ जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, इसके वॉल 2 के द्वारा नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। कोई बात नहीं, थीटा मान के बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा का वैल्यू 45 पुट कर देना, ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। जिन्होंने थीटा मान करके बनाया दैट्स आल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें मेथड आना चाहिए, नॉट फाइट फॉर आंसर। मेथड आएगा, आंसर क्वेश्चन कोई भी हो आंसर आ जाएगा। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। ओके, एग्जैक्ट आंसर मिलाने की कोशिश मत करो। आंसर क्या है? जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आंसर सही ही मिलेगा। कई बार क्वेश्चन गलत भी प्रिंट रहता है, आंसर गलत प्रिंट रहता है आपके बुक में या कोई भी बुक में। अगर आप कोई भी ऑर्डिनरी आप लेंगे तो जिसका कब एडिशन आया है तो उसमें आंसर आपको प्रोबेबिलिटी है कि कुछ मिस्टेक्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि से उसको उसके राइटर को नहीं आता है या कुछ रहता है, बिकॉज टाइपिंग एरर होता है। जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने वाला कोई इंजीनियर या कोई डॉक्टर नहीं होता है, इज ऑर्डिनरी गाइड। उनको नहीं पता है कि से इसके यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, तो दे जस्ट टाइप इट। ओके, फॉरगेट अबाउट इट। अब अगर अपने को सिर्फ न्यूटन्स लॉ के ज्ञान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा जाता, सिर्फ न्यूटन्स लॉ के ज्ञान से अगर अपने को सॉल्व करने को कहा जाता तो हम लोग करते इसमें कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। चलिए सॉल्व करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। पहला जो स्टेप होगा फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ वो होगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x direction and y direction should be zero. Summation of all the forces in x direction is zero. x direction में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट कि नॉर्मल फोर्स n2 इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो n2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स शुड बी जीरो। करेक्ट। दूसरा जो कंडीशन होगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन y डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं n1 n1, और यहाँ पर देखो mg फोर्स भी तो लग रहा होगा, mg फोर्स तो बनाना भूल ही गया भाई। यहाँ पर mg फोर्स भी तो लग रहा होगा, ये mg। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन y डायरेक्शन शुड बी जीरो। इस एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं n1 माइनस mg शुड बी जीरो। तो यहाँ से तो n1 का वैल्यू आ गया, n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
हम लोग लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू Mg, N1 इज इक्वल टू Mg। और दूसरा क्या होगा, अगर N1 का वैल्यू आ गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2, और एक ये भी है फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू N1 होना चाहिए। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर तो आप लिख सकते हो दैट फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, किसी को कोई प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना था, हियर इट इज द फ्रिक्शन फोर्स हमें कैलकुलेट करना था। नॉर्मल फोर्स N1 आ गया, N2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू Mg के बराबर। इट्स ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? N2 का एक और वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, वो कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में म्यू Mg नहीं दिया गया है तो दूसरा ऑप्शन आप क्या निकालेंगे, टॉर्क। थर्ड, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क का समेशन होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड बी जीरो। तो इस फ्रिक्शन के वजह से, इस फ्रिक्शन के वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। इस नॉर्मल के वजह से भी जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ टॉर्क किसके वजह से आएगा, इस N2 के वजह से आएगा और एक Mg के वजह से आएगा। लेट्स फाइंड इट। अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करूं, Mg फोर्स का, ये देखो यहां से पास होने वाला है ऐसा, ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी हाउ मच, दिस इज L/2 and this is L/2, so this will become L/2 cos 45, cos 45, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि Mg की वजह से जो टॉर्क आने वाला होगा दैट विल बी Mg इंटू L/2 cos 45। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा। इस N2 का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जरा ड्रॉ करते हैं। ये देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स N2 का ये रहा, और इसका इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होगा, ये देखिए ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, इस A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक का लेंथ है, टोटल लेंथ है L। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी L cos थीटा। सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इस N2 की वजह से इस पॉइंट के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर N2, इट विल बी N2 into L cos 45। सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट शुड बी जीरो। इसका मतलब Mg इंटू 45 डिग्री दो कंपोनेंट में ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा, बिल्कुल उज्जवल स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फिर वो
इक्विलिब्रियम में तो आएगा ही नहीं ना। mg into L/2 cos 45 is equal to nt into L cos 45 cos 45 cos 45 गया, L L कट गया, तो N2 will be equal to mg by 2। यहाँ से एक ये भी आ गया, जो N2 का वैल्यू होगा वो mg by 2 के बराबर होगा। तो क्या मैं यहाँ से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस शुड बी 0.5। ओके, खुशी का कहना है सर नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के लिए 45 डिग्री दो कंपोनेंट में ब्रेक नहीं होगा। कौन ब्रेक नहीं होगा? 45 डिग्री को दो कंपोनेंट में ब्रेक नहीं होगा मतलब नहीं समझा। फ्रिक्शन को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा है, किस mg फोर्स को, किसको? नॉर्मल फोर्स को। किसको ब्रेक कर रहा है? mg। why it should be break into two component? क्यों कर रहा है इसको? अगर मुझे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन कर करके नॉर्मल फोर्स 1 का वैल्यू आ गया तो ब्रेक क्यों करें? अगर वैसा करोगे तो mg cos थीटा आ जाएगा इधर की तरफ और एक आ जाएगा mg sin थीटा इधर की तरफ। ये तो और कॉम्प्लिकेट कर देगा ना। फिर नॉर्मल फोर्स को भी दो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक इधर परपेंडिकुलर और एक इधर की तरफ। तो आप दोनों का कंपोनेंट लीजिए, फिर नॉर्मल फोर्स का भी और mg का भी। इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड और कुछ नहीं। तो ये N2 का भी वैल्यू आ गया mg by 2। हमारे पास दो N2 का वैल्यू है, एक है म्यू mg और दूसरा है mg by 2। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी N2 is equal to mg by 2 is equal to mu mg। काट दीजिए तो इट विल बी 0.5 0.5 that will be our normal। ठीक है। ए, ये N2 नहीं, सॉरी, ये तो आया आपका फ्रिक्शन। म्यू का वैल्यू आया, म्यू इज इक्वल टू 0.5। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। हाँ अमर बोलिए। सर आप उसमें एक्सिस को N1 पॉइंट पर ही सेलेक्ट क्या किए थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन? कहाँ पर? टॉर्क निकालने के लिए। हाँ इसलिए सेलेक्ट किया था अमन, बिकॉज आप देखेंगे कि इस पॉइंट से ही सबसे ज्यादा फोर्स पास कर रहा है। अगर अपने वो कैलकुलेशन को सेव करना है तो हम लोग वैसे पॉइंट को ही सिलेक्ट करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हो। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ N2 के वजह से टॉर्क 0 होगा, फिर mg के वजह से भी आएगा, फ्रिक्शन के वजह से भी आएगा, N1 के वजह से भी आएगा। तो 3 टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्यों ना एक वैसे पॉइंट को सिलेक्ट करें जहां से अपने वो कैलकुलेशन आसान हो जाए, एंड दैट ओके इज द सर, बेस्ट पॉइंट। ओके सर, ओके, यस। और कोई, और किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? और एक क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे कुछ ऐसा वाला, अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में रोटेशन में करेंगे। कि अगर आपके पास एक ग्राउंड सरफेस है और ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो जहां पर एक ऐसा
सीढ़ी रखा हुआ है ऐसा, एंड इट मेक्स 90 डिग्री, ये एक दूसरे से 90 डिग्री बन रहा है ना। और इसका जो सेंटर है, सेंटर को इसको रस्सी से बांध दिया गया, मतलब इमेजिन कर लो कि ये दोनों बीट पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना, दीज आर द बीट पॉइंट। और यहाँ पर एक चेयर लगा हुआ है ऑफ कोर्स, और इस चेयर पर कोई ना कोई बैठा होगा, खड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ठीक है, ये आदमी इसके ऊपर, चेयर के ऊपर खड़ा है, इसका वजन है कुछ 60 kg, 60 kg। दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ, करेक्ट, दिस इज, और ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। दीज आर द बीट पॉइंट ऑफ रॉड, बीट पॉइंट। हिज पॉइंट खुद से सिलेक्ट करना होगा आयुष। देखिए, हिज पॉइंट इसमें सिलेक्ट नहीं करना है, मैंने ये नहीं बोला कि ये रॉड हिज है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क, हमारा नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। ये जो वैल्यू है ये अबाउट एनी पॉइंट है, अबाउट, अबाउट एनी पॉइंट। ऐसा थोड़ी है कि इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में होगा और इस पॉइंट के अबाउट मोशन में होगा, ऐसा नहीं बोल सकते है ना। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा कि हर एक पॉइंट के अबाउट इसका जो नेट टॉर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बस, दैट इज द कंडीशन। अब ये अपने ऊपर होता है कि हम लोग किसको चूज करना चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट है कुछ हम ऐसा सिलेक्ट करें जहां से कि हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। क्या ये मेरा कभी चॉइस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग कुछ वैसा पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास होते हैं, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉर्क क्या हो जाए, 0। ये एक ट्रिक है, कह सकते हो कि एक कैलकुलेशन ट्रिक है और कुछ नहीं। आई बात समझ में? क्या ये समझ में आया क्या सबको? आगे बढ़ू क्या? हाँ हाँ, ओके, आ गया क्वेश्चन। जस्ट मिनट, मुझे क्वेश्चन का डेटा ढूंढ ले लीजिए। हाँ, ये हो गया 90 डिग्री टेंशन लग रहा है। ओके, ठीक है। और ये जो हाइट जो दिया गया है आपको, यहाँ से जो हाइट दिया गया है गिवन डेटा में, दिस हाइट इज गिवन एट, ये 1 मीटर प्लस 1 मीटर दिया गया है। दिस हाइट was given by 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर है, एंड ये भी दिया गया है 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ये है 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। ओके, ये जो लैडर है, लैडर का जो मास है वो नेग्लेजिबल है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। अब आपको बताना है कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्सर्टेड बाय फ्लोर और ईच लेग एट द टेंशन इन द क्रॉस बार। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट करना है फाइंड रिएक्शन फोर्स exerted by floor, reaction force exerted by floor, exerted by floor on leg, on leg। दूसरा, दूसरा टेंशन
स्टील, टेंशन फ्री। ये दो क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा। सर बोलो। सर रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लड ऑन लेग का मतलब किस लेग का बात कर रहे हैं? बोथ लेग, बोथ लेग, ठीक है। ओके सर। उसी मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स का मतलब, जैसे मान लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में कि इस पॉइंट से ये फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है, नॉर्मल फोर्स जा रहा है, इस सेंटर पॉइंट से सिर्फ mg जा रहा है, इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स जा रहा है, तो आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहोगे? ऑब्वियसली इस पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस के वजह से टॉर्क ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। मेरा मतलब है मैक्सिमम नंबर फोर्स का मतलब कि जहां से सबसे ज्यादा फोर्स पास हो रहा है वहीं पर आप टॉर्क लगेगा। सर क्वेश्चन वाला स्लाइड कीजिए। अब अगर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ एनएलएफ वी कैन यूज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। पहला स्टेप तो हम लोग को यहीं से आता है, दैट मीन्स कि एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी शुड बी इक्वल्स टू एम बी। इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब एक इक्वेशन अगर कोई और मिल जाता जैसे एल ए और एम एन बी से रिलेटेड, अपना काम हो जाता, ठीक है। एक और इक्वेशन कहां से मिल सकता है बोलिए? इस एनबी का एक्स डायरेक्शन में तो कोई ये आने वाला है नहीं, इस एनबी का कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना? क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट आने वाला है नहीं। ओहो, फिर ये नॉर्मल फोर्स निकालेंगे कैसे? दूसरा टेंशन तो आएगा एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो वो टेंशन के लिए, चलो एक टेंशन के लिए इक्वेशन अगर बोल रहे हो तो लिख देते हैं, टेंशन के लिए भी एक इक्वेशन लिख देते हैं। टेंशन का इक्वेशन कैसे आएगा? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो। एक्स डायरेक्शन में फोर्स को अगर हम लोग जीरो करेंगे तो देखो, किसी जीरो करें और कौन सा फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में, बताइए? ये तो हो गया एम जी, और एम जी का एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। मतलब इस पॉइंट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इस पॉइंट पर इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स। इस एफ जी का दो कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग दिस लाइन, एक इसके तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर, 45 और 45। मतलब एफ जी कॉस 45 इधर, एफ जी कॉस 45 इधर के तरफ, वो तो ठीक है। और कोई आइडिया एक्स डायरेक्शन में फोर्स और कैसे निकाल सकते हैं?
बोलो, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है ना एनएलएम लगाने के लिए। तब हमारे पास जो राम बाण बचा हुआ है, दैट यूज दैट थिंग, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी जीरो, उसी को इस्तेमाल करते हैं। अपने को वही मदद करने वाला है। द सेकेंड इक्वेशन विल बी कम फ्रॉम summation of all the torque about any point should be zero, किसी भी पॉइंट के about any point, about any point, किसी भी पॉइंट के about। क्या करें, कौन सा पॉइंट सिलेक्ट कर लिया जाए, बोलिए। हाँ, बोल सकते हो। यहाँ पे आदमी खड़ा। किस पॉइंट के अबाउट सिलेक्ट किया जाए। जहाँ पे सर वो खड़ा वही वही पॉइंट ले लीजिए। अगर इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर ले, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा तो एक एन ए की वजह से आएगा, एक एन बी की वजह से आएगा, और इस दोनों टेंशन की वजह से नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, बोलो। इस पॉइंट पर लगने वाला इधर की तरफ टेंशन, इस पॉइंट पर लगने वाला इधर की तरफ टेंशन, इसके वजह से टॉर्क और इसके वजह से टॉर्क, दोनों हो जाएगा जीरो। फिर भी सॉल्व करते हैं, चलो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है। जीरो आप लोग कैसे बोलोगे, होगा? क्योंकि ये जिस पॉइंट पर लग रहा है टेंशन, उसी पॉइंट से ये भी टेंशन लग रहा है, दोनों का लेवल सेम है, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, दोनों सेम हाइट पर लग रहा है, देख रहे हो। पर दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या अलग अलग है क्या। एक एक इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो दूसरा किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा ना। रवि यस नहीं सर। समझे, नो सर। समझे क्या। नो सर, जीरो अरे जो कैसे होगा? जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स, ये ये वाला जो टेंशन फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये टेंशन फोर्स इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स होगा वो इधर किधर की तरफ घुमाएगा, इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके। घुमाएगा ना। हम्म। तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा ना। ओके, चलिए तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एन एक की वजह से एक टॉर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकाल लीजिए, ये है ये वाला, और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये तो दिया हुआ है ना 2 मीटर दिया हुआ है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। सर वो दिया हुआ ना है, ये भी नहीं दिया हुआ है। कौन नहीं दिया हुआ है, ये टोटल हाइट दिया हुआ है तो 2 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है, हाँ तब हो, tan हाँ थीटा हो इज इक्वल जाएगा। टू, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 मीटर, 2 मीटर। ये भी कितना होना चाहिए, 2 मीटर। इसका मतलब एन ए इंटू 2, ये किधर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एन बी इंटू 2 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से सॉल्व किया तो अपने को पता चला कि एन ए बराबर एन बी होगा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर। वैसे चाहते तो बाई सिमेट्रिसिटी हम पहले ही आपको बोल सकते थे कि देखो ये सेंटर पर खड़ा है, दोनों साइड साइड लेग जो है वो बराबर है, तो सिमेट्रिसिटी के आधार पर ये जो रिएक्शन फोर्स है ये इस रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। पर तुम
हमारी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये हो गया ऐसे, समझ में आया। अब अगर एन ए और एन बी दोनों बराबर है तो फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एड 1 एन ए प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, तो एन ए इज इक्वल टू एम जी बाय 2, ठीक है। चलिए वी हैव एम जी बाई 2, आपके पास एक आंसर आ गया। अगर नॉर्मल फोर्स एन ए एम जी बाई 2 है, एक एम जी सर बाई 2 है तो दूसरा भी क्या होगा, एम जी बाई 2 ही होगा। अब एम जी का वैल्यू पता है 600/2, बोले तो 300, बिल्कुल खुशी 300 ही आ रहा है। व्हाट अबाउट द टेंशन फोर्स, सेकेंड पार्ट, टेंशन फोर्स कैसे निकाले, एनी सजेशन, एनी गाइडेंस। हाँ, उज्जवल बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू 0। उज्जवल ऐसा हो सकता है क्या, अगर वो रस्सी नहीं बंधा होता, आप पिक्सल लेस सरफेस पर किसी भी लैडर पर आप चढ़ सकते थे, है? ऐसा पॉसिबल है, किसी आपके पास कोई फ्रिक्शन नहीं है और आप एक लैडर को, मतलब दो लकड़ी को जोड़िए और उसके ऊपर आप चढ़ जाइए और वो लकड़ी गिरेगा नहीं, है? इम्प्रैक्टिकल। अरे देखो, हमने माना कि हम लोग फिजिक्स में एजम्पशन लेते हैं, पर हार जाएगा। इतना भी नहीं लेते हैं एजम्पशन। चलिए देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे, ये तो बात सही है, पर बारी बारी से एक एक रॉड को इक्विलिब्रियम में लेकर के आइए। अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ये रॉड भी इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, तो ओवरऑल पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यस सर नो। यस एक बार फिर बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि इस रॉड को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, फिर इस रॉड को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। अगर दोनों रॉड इक्विलिब्रियम में आ गया तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यस सर। इसी पॉइंट का फायदा उठाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर, देखो इस रॉड पर इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन टी, इस टेंशन के वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा, टी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ठीक है। सिमिलरली इस रॉड पर एक ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स, चलो मैं फिगर बनाता हूँ इधर, खिचड़ी हो गया। ये रहा सरफेस, ये रहा लैडर, ये कुछ लैडर, और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से, और इनको रस्सी से बांध दिया गया है कुछ इस तरह से। इस पर लग रहा होगा टेंशन टी, और इस पर जो आदमी खड़ा है इसका वजन है कुछ 60 किलो, 60 kg। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है, लेट्स से दिस इज एन ए, यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था, उसका नाम था एन बी। हालांकि ये दोनों बराबर है, दैट इज इक्वल टू 300। लेग का लेंथ बराबर है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल आपको बताया गया था कि दिस इज 90।
आगे बढ़ते हैं। ओके, टेंशन भी 300 ही आ रहा है क्या, पता नहीं। अब समझिए कि इसका ये जो नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक आएगा इधर के तरफ, एक आ जाएगा इधर के तरफ। और मैं किसके इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा था ना, इस पॉइंट के अबाउट। तो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट क्यों नहीं लेते हैं नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट। मैं इसी का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। और इस लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना होगा, ये हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। दैट इज अबाउट 2 मीटर। नाउ फॉर रॉड ए, इस रॉड के लिए सॉरी, ये जो ए रॉड है इसके अबाउट जो टॉर्क होगा, समेशन ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी 0। मैं तो पहले लिखता हूँ इस टेंशन की वजह से टॉर्क, इसका इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर। तो मैं लिखूंगा इस नॉर्मल फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होने वाला है दैट विल बी लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बी एन ए इंटू 2 मीटर। इस टेंशन की वजह से जो रोटेशन होने वाला होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज माइनस ऑफ टी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर। ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करें, P इज इक्वल टू लिख देंगे 2 इंटू एन ए का वैल्यू 300 है, तो टेंशन हो जाएगा 600। सर एक मिनट पीछे वाला पेज पे जाइएगा। हो गया सर, हो गया। बोलिए, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? टेंशन वाला सर नहीं समझे, बढ़िया क्लियर नहीं हुआ। मैंने बोला कि आपके पास 2 लेग है, इन दोनों लेग में से अगर दोनों लेग को बारी बारी से इक्विलिब्रियम में कर दे तो ओवरऑल पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यस सर नो? यस सर। तो मैं पहले रॉड ए को कंसीडर करता हूँ। ये किसके लिए है? फॉर रॉड ए। मर्जी आपका, आप बोलोगे कि ए का ही क्यों, बी के साथ पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं, चलो बी का ही बना लो। मैं बोल रहा हूँ कि चलो बी को रेस्ट में कर देते हैं, मतलब बी को इक्विलिब्रियम में लेकर के आ जाए। इसका मतलब बी के ऊपर जो समेशन ऑफ नेट टॉर्क होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 0। और रॉड बी, मर्जी आपकी, जो चाहे आपको। हालांकि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, वैल्यू वही आएगा। अब समझिए कि इस नॉर्मल फोर्स का इस पॉइंट अबाउट, हम इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि mg की वजह से टॉर्क क्या हो जाए, 0। या आप कहेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, तो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मर्जी आप वैसे कैलकुलेट करें। इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन ही कहता था कि समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। ये टोटली हमारे पास गेंद है कि हम कहाँ यूज करना चाहते हैं। मैं अपने लिए आसान समझा कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लिया जाए। मैंने इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला। इस नॉर्मल फोर्स का मैंने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, और इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया कितना, 2 मीटर। ओके, इस टेंशन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ड्रॉ किया, और इस लाइन ऑफ एक्शन का जो दूरी आया वो कितना आया, 1 मीटर। ये आपको पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया गया है, ये बताया गया है कि दिस इज 1 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कितना होगा, 1 मीटर। अब इन दोनों की वजह से टॉर्क निकाल लिया। इस एन की वजह से जो रोटेशन होगा वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इस टेंशन की वजह से जो रोटेशन होगा वो किधर होगा,
ऐसा एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, इसकी वजह से टॉर्क आ गया एट ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो टेंशन इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू नॉर्मल फोर्स। एन ए का वैल्यू है कितना 300, तो एन टेंशन फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 6। कोई दिक्कत? सर किसी को एन ए, हाँ बोलो। एन ए है वाई एक्सिस और टेंशन है एक्स एक्सिस, तो फिर माइनस कैसे होगा? एन ए में से माइनस नहीं किया है मैंने, टॉर्क में से टॉर्क को माइनस किया है मैंने, फोर्स में से फोर्स थोड़ी माइनस किया है। इसके वजह से जो रोटेशन आएगा, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसके वजह से इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस सर। और इस टेंशन की वजह से इसका रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हो गया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वन मोर क्वेश्चन। करे या छोड़ दे? करिए करिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन और किया। एग्जाम्पल नंबर 3 अबाउट इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि आपके पास ये भी शायद एक तरह का क्वेश्चन आया था शायद, या इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। एक ऐसा छत है और इस छत के बन ऊपर जाएगा ना सर ये? कोशिश करोगे तो बता ही चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ से एक रस्सी बांध दिया ऐसा, एक रस्सी बांध दिया ऐसा, ठीक है, और इसके साथ एक रॉड बांध देते हैं। रॉड कुछ इस तरह का होगा, रॉड का कुछ वजन दे देंगे, ढाल के लिए से पहले बांध दिया जाए। एक रॉड को ऐसा बांध करके लटका देते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। मान लीजिए कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंड ये जो इसका जो मास है, दैट मास इज एम, मास इज एम, एंड इसका जो लेंथ होगा दैट इज एल, ठीक है। देन फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करिए। कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन करने लायक है? कोशिश करते बिल्कुल करिए। हाँ, आप लोग ये क्वेश्चन घर से करके लाओगे क्या? तब तक मैं आगे पढ़ा देता हूँ। हो गया। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया होमवर्क लिख लीजिए, फिर भी होमवर्क फॉर यू, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ, दोनों में टेंशन अलग अलग होगा, एक में टेंशन Q1 होगा, दूसरे में टेंशन Q2 होगा, ओके। तो लेट्स मूव ऑन।
आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया अबाउट टॉर्क, मैंने आपको बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर सर एक क्वेश्चन, वेलोसिटी। हाँ जी बोलिए। सर बताए थे ना समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 हाँ, अबाउट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट। सर हम एक्स डायरेक्ट समेशन ऑफ टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन शुड बी 0 ऐसा कर सकते हैं? समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन में तो जीरो करना ही करना है, वाई डायरेक्शन में भी जीरो करना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन में भी जीरो करना पड़ेगा। अलग ऐसा तो अलग है नहीं लेके ना कर कि लीजिए। हाँ अलग अलग भी कर सकते हैं। बेसिकली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में टॉर्क तो होता नहीं है ना। टॉर्क तो आपका क्या होगा, या तो ये मतलब आप कह सकते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वो तो अलग बात है, जैसे आप उसको अगर आप सेंस ऑफ रोटेशन अगर आपका आ रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आप बोलोगे कि ये टॉर्क अलोंग एक्स डायरेक्शन, यही तो आप कहेंगे ना। कि अगर मान लीजिए कि ये एक्सिस हो गया, 3 एक्सिस हो गया, ऐसा या ऐसा, अगर ये रोटेशन कुछ ऐसा हुआ तो इसके वजह से जो टॉर्क आएगा ये एक्स डायरेक्शन में आएगा। अगर आपका रोटेशन कुछ ऐसा हुआ तो इसका रोटेशन वाई डायरेक्शन में आएगा। और अगर रोटेशन आपका ऐसा कुछ हुआ तो इसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में आएगा। दिस इज एक्स वाई एंड जेड, यही तो कहना चाह रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 3 अलग अलग फ्रेम की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ये पूरा का पूरा जो रॉड है वो वाई और एक्स प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इट्स वाई एंड एक्स प्लेन, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स। रॉड इसी प्लेन में कहीं ना कहीं ऐसा झूल रहा है, ये रॉड इसी प्लेन में यहीं पर कहीं ना कहीं झूल रहा है। तो इसमें जेड एक्सिस में कोई फोर्स है भी नहीं। तो जो भी टॉर्क भी आएगा तो वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही आने वाला है, या तो पॉजिटिव जेड होगा या तो नेगेटिव जेड होगा। आर्य क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये जो रोटेशन होगा ये कुछ ऐसा ही होगा या तो ऐसा होगा, या तो ये इस ऐसा घूमने वाला है या तो ये ऐसा घूमने वाला है। इसका जो भी टॉर्क आएगा वो जेड डायरेक्शन में ही आएगा। एक्स डायरेक्शन में तो वैसे भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, वाई डायरेक्शन में वैसे भी कोई टॉर्क नहीं आ रहा है। ओके, हमें अलग अलग लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ चलिए, मैंने बोला कि हम लोग जान चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, हम लोग जान चुके हैं टॉर्क के बारे में, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं सर्कुलर मोशन में। अब एक नेक्स्ट टर्म जो आप लोग को बताना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म, नोन एज एंगुलर मोमेंटम। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दे रखा हूं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो, किसी भी मोमेंटम को, किसी भी लीनियर वेलोसिटी को अगर आप अलग अलग पॉइंट से देखेंगे तो आपको उसका अलग अलग मोमेंटम नजर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक गाड़ी जो है वो इस पाथ पर चल रही है, करेक्ट। अगर ये गाड़ी का पाथ आपको ऐसा दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है, ब्लॉक है, जो कि जिसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कहीं होगा इसकी तरफ, और आप खड़े हो कहीं यहाँ पर, आप खड़े हो यहाँ पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी सीधे जाती हुई नजर आएगी। ये जो ऑब्जर्वर होगा ये आपको क्या बोलेगा, विथ रेस्पेक्ट टू हिम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू हिम he can observe, he can observe observe linear momentum, linear momentum। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा,
लीनियर मोमेंटम देखेगा। लेकिन इमेजिन करिए कि आप एक ग्राउंड पर खड़े हो, या आप कहीं पे, जो आपका जो पोजीशन है वो कहीं यहाँ पर है, और आपसे दूर, कहीं दूर किसी दूसरे जगह से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से मूव कर रहा होगा अलोंग दिस डायरेक्शन। ये एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसा मूव कर रहा होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है जिसका नाम है ए, और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी, ये इस ऑब्जर्वर के नजर में इसके पास जो मोमेंटम नजर आएगा, जो वेलोसिटी नजर आएगा, वो उसको हम लोग कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। ये इसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी ऑफसेट, ये हो जाएगा आर वेक्टर। और मान लीजिए अगर इसका मास है एम, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम होगा कुछ एम वी वेक्टर, आप कह सकते हो दैट इज सी वेक्टर। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा इसको नजर आएगा ही विल ऑब्जर्व, he will observe regular momentum, he will observe regular momentum। ठीक है, इसका आपके पास जीता जागता एग्जाम्पल क्या है? आप बस के अंदर बैठे हुए हो, मान लीजिए कि ये बस है, आप इसके अंदर बैठे हुए हो, और आपसे दूर ये जो पेड़ पौधे हैं ये आपको सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आते हैं। क्यों सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आता है? बिकॉज आप यहां से बैठ करके आप इसका एंगुलर वेलोसिटी आप देखते हो, या आपके नजर में इसके पास जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि से अगर ऑब्जेक्ट के पास लीनियर वेलोसिटी है और जो ऑब्जर्वर है उसी लाइन ऑफ वेलोसिटी पर एग्जिस्ट करता है, तो ही विल ऑब्जर्व ओनली लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी v है और उसका ऑब्जर्वर उससे थोड़ा दूर हट के है, कहीं साइड में है, तो ही विल ऑब्जर्व व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू, will be equals to r vector cross p vector। इस जो लीनियर मोमेंटम है उसका r वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट। तो मैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैं आपको यही बता सकता हूँ, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। दैट सबसे पहला चीज, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम is denoted by L, कैपिटल L। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा कि L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी लीनियर मोमेंटम का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ही एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अगेन दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट इज दिस इज अ वेक्टर फॉर P, it is a vector for P, vector for P। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट से आपको और एक चीज आइडिया क्या लग रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो लीनियर मोशन कर रहा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम ही नहीं होता है,
उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है एट द सेम टाइम। ये डिपेंड करता है कि इसे देखने वाला ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का पटरी है, ट्रेन के पटरी पर ट्रेन जा रही है और आप इस ट्रेन के पटरी पर यहाँ पर खड़े हो एकदम बीच में, और ट्रेन कहीं इधर जा रही होगी, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसका लीनियर मोमेंटम आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप कहीं इधर साइड में बैठे, दूर बैठे, तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम देख रहे होंगे। तो एक ऑब्जेक्ट जो लीनियर वेलोसिटी है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, एक लीनियर वेलोसिटी है, उसके पास एक लीनियर मोमेंटम ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, where the theta is nothing but the angle between r vector and p vector, which is your r vector, और ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी योर एंगल, ठीक है। सो अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं मैं पीछे की तरफ, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो दिस इज थीटा, तो दिस विल आल्सो थीटा, दिस विल आल्सो थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज आर परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर साइन, ठीक है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम। ऑल आर सेम इक्वेशन, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द सेम। ये सब के सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लीनियर मोमेंटम दिया गया है तो आप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। ये बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत? नो सर। बोलो बोलो, क्या नहीं समझा? क्या लॉजिक है तुम्हारे हिसाब से? क्या होना चाहिए? किस पॉइंट पर तुमको एतराज है? दो सर बोल करके चुप हो गया, दो सर का कोई मतलब होता है क्या? बोले हो गया, नहीं प्रॉब्लम है उसलिए, अच्छा, प्रॉब्लम ही नहीं है, अरे वाह, बहुत जल्दी समझ क्योंकि गए तुम समझ लोग। गए ना। तो इस पर बेस्ट एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। दिस एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, या आप कह सकते हो आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम। कोई भी लीनियर मोमेंटम हो, उसका जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। आप ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। आर परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम from from the point, from the point about which, about which
we have to calculate angular momentum. अच्छा, चलो यहाँ तक कर ही लियो तो एक छोटा सा चीज बता ही दो फिर, नहीं तो फिर ये समझ लो ना, बासी हो जाएगा। फिर बाद में याद रहेगा नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता, चलते फिरते ये इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हो। मान लीजिए कि आप एक यहाँ पर बैठे हो। सर हाँ सर आर जो होगा पी के परपेंडिकुलर ही ना होगा। हाँ, लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए कि एक गाड़ी इधर की तरफ जा रहा है और इस गाड़ी का जो वजन है ये है लगभग 200 kg, 200 kg, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है लगभग ये 2 मीटर, आप कह सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इस पॉइंट का, इस कार का कोऑर्डिनेट है अभी 2,4, 2,4, this is the coordinate of this point and the coordinate axis is like this। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन बता सकता है क्या कोई? बोलो 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 बोलो। जल्दी से कोई बताइए, क्लास खत्म करते हैं। प्रिंस, ओके, अमन का आंसर आ गया है। अमन, उज्जवल, उज्जवल गलत है। बाला, खुशी, जिया, जिया अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, कितना आएगा इसका आंसर? ये समझ में आया कैसे निकालना होता है? यस सर। हाँ यस सर, तो बताओ आंसर कितना है? पहले तो बताओ लीनियर मोमेंटम कितना होगा इस कार का? लीनियर मोमेंटम हाँ 2000। 2000, वेरी गुड। अब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? r into p, r into p। आर परपेंडिकुलर इंटू पी ना। हाँ मतलब इस जो लीनियर मोमेंटम है, इस लाइन का जो भी लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करिए, एक लाइन तो पहले ड्रॉ करो इसको, इसका लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्रॉ करो। ये हो गया लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यही तो होगा, ये जो लाइन है यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को कैसे पता चल रहा है? देखो कोऑर्डिनेट से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,4। इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस कितना होगा? 2, और वाई एक्सिस में कितना होगा? 4। इसका मतलब आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया? लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? कितना आया? 8000। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का? चलो बताओ, यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। तो बोलो बस, क्लास खत्म, डन। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? जूल पर सेकंड। क्या बोल के क्या चुप हो गए? केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड? यस सर। रियली? यस सर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर Yes. स्क्वायर होगा सर। मीटर स्क्वायर।
अरे केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये तो मोमेंटम का हो गया। Yes. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन क्या होगा? M1 L2 T minus 1. लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछला पेज पे जहां पर था ना, ये यहाँ पर ये ऐड कर लीजिएगा। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट एसआई यूनिट, ये क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड जो इसका यूनिट होगा, सॉरी जो डायमेंशन होगा, दैट डायमेंशन विल बी, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी ml स्क्वायर t minus 1. Okay, so see you all in the next class. Bye bye everyone. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, otherwise this class is over. Okay, ठीक है, फिर बाय बाय।